हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवलजय एकेडमी। आज हम करेंगे हर्शे एंड चेस का एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी थी दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। 1952 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था और इसके अंदर यूज हुआ था ई कोलाई एंड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक तरह के वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं या फिर बैक्टीरिया को ईट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं। तो इन वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया को ईट करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करते हैं खुद के फेज पार्टिकल्स को बनाने के लिए। एंड देन जब ये फेज पार्टिकल्स फुल्ली बन जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो ये सेल को, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल है, उसको रप्चर्ड करके जितने भी न्यू फेज पार्टिकल्स है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और इन्होंने हर्शे एंड चेज ने स्पेशली T2 नाम के जो बैक्टीरियोफेज है उसको यूज किया था। तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है, इसका बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये बैक्टीरिया का सेल है और ये जो फेज पार्टिकल है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये इसका टेल है, ये है नेक और ये है हेड। ये हेक्सागोनल हेड है। इस हेक्सागोनल हेड के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए। और ये टेल है, ये टेल के पार्ट से ही जाकर ये बैक्टीरिया सेल के ऊपर जाके अटैच होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल, ये जो कोर है इस हेड का, उसमें ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसे हम, ये क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है तो इसे हम कोट कहते हैं। ठीक है, ये हेड है बेसिकली। तो ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का। ये क्या करता है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जब इन्फेक्ट करता है तो ये आके अटैच हो जाता है टेल से। टेल अटैच होते हैं बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, यानी सेल वॉल पे। और यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट है और यहां है वायरल डीएनए। तो ये क्या करता है, यहां इस वायरल डीएनए के कुछ पार्ट को ये ट्रांसफर कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जब ये इसे इन्फेक्ट करता है। अब जो बाहर का जितना भी हिस्सा है, यानी कि जो कोट पार्ट है, इसका नेक है और टेल रीजन है, ये बैक्टीरिया की सेल के बाहर रह जाता है और इसको बाद में कहा जाता है घोस्ट फेज, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। ये सिर्फ जो बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे अटैच हुआ है। अब ये एनवायरमेंट में बाहर रह जाएगा और बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाएगा बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब क्या होगा, ये जैसे ही उसकी सेल में जाएगा, बैक्टीरिया की सेल में, तो ये इसकी मशीनरी को टेक ओवर करेगा, क्योंकि वायरस करते यही है। वायरस क्या करते हैं, वायरस खुद तो कुछ करते नहीं है, या तो वो अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे पड़े होंगे तो वो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करेंगे, और अगर लिविंग सेल के अंदर होंगे तो उनकी मशीनरी को यूज करेंगे। जिस भी पर्टिकुलर सेल पे ये प्रेजेंट होते हैं तो उनकी मशीनरी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी फेज पार्टिकल का जो ये डीएनए है वो क्या करेगा, वो बेसिकली इस बैक्टीरिया के मशीनरी को यूज करेगा अपने सारे पार्टिकल्स को बनाने के लिए। अब क्योंकि सिर्फ ये डीएनए ही गया है, बट इसे क्या करना है, इसे न्यू फेज पार्टिकल्स बनाने हैं, तो इसे हेड भी बनाना होगा, इसे नेक भी बनाना होगा, टेल भी, और कंप्लीट उनकी असेंबली भी करनी होगी। देन जब न्यू फेज पार्टिकल्स मेच्योर हो जाएंगे तो उन्हें एनवायरमेंट में रिलीज भी करना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया का जो मशीनरी है उसको यूज करके ये अलग अलग पार्टिकल्स को बनाता है और उनकी असेंबली कराता है, उन्हें असेंबल करता है। और जब ये असेंबल होते हैं तो ये कंप्लीट फेज पार्टिकल में ही बन जाते हैं और होते हैं किसके, बैक्टीरिया सेल के अंदर। अभी ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर ही प्रेजेंट है,
जब तक ये मेच्योर नहीं होंगे तब तक ये रिलीज नहीं होंगे, तब तक ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को यूज करेगा। अब ये क्या करता है, ये लाइज करता है, इसको बैक्टीरिया की सेल को लाइज करता है, और लाइज करने के बाद जितने भी फेज पार्टिकल्स बने होते हैं उनको रिलीज करा देता है एनवायरमेंट में। इसको कहते हैं लाइटिक साइकिल। अब हर्शी एंड चेज ने बेसिकली उनका मोटिव था, क्योंकि ग्रिफिथ एंड आइवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बता दिया था तो उस टाइम पे ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट हर्शी एंड चेज का मोटिव ये था कि वो केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू भी ये कंफर्म करना चाहते थे कि जो बात ग्रिफिथ और आइवरी मैक्लॉयड मैकार्टी बोल रहे हैं वो एक्चुअल में सही है, और 100% प्रूव करना चाहते थे कि एक्चुअल में डीएनए ही न्यू जनरेशन में इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। तो उन्होंने बेसिकली जब ई कोलाई और बैक्टीरिया फेज को स्टडी किया था तो उन्होंने एक तो पहले तो उन्होंने जो है पूरा बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल स्टडी कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बेसिकली लाइटिक साइकिल के थ्रू ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस करता है और यहाँ पर ये अपने न्यू फेज पार्टिकल्स को बैक्टीरिया की सेल में बनाता है। तो जब उन्होंने अपने पेपर पब्लिश किए थे एक्सपेरिमेंट के बाद तो उन्होंने 3 चीजें इंटरप्रेट की थी। उन्होंने कहा था, पहली चीज तो ये कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर 50% प्रोटीन होता है एंड 50% ही उसके अंदर डीएनए होता है। ये उन्होंने पहली बात बोली थी। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जब भी न्यू फेज पार्टिकल्स बनेंगे, यानी कि फर्दर जो रिप्रोडक्शन होगा न्यू फेज पार्टिकल का, वो शुरुआत यानी कि वो इनिशिएट ही तब होगा जब जो ये बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियल सेल पे एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन इनिशिएट होगा बाय एडजॉर्प्शन, यानी कि ये जब तक इसकी बैक्टीरिया की सेल पे जाके एडजॉर्ब नहीं होगा तब तक ये इन्फेक्शन जो है इनिशिएट नहीं हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जैसे ही इनिशिएट होगा तो ये वायरस क्या करेगा, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, वो उस बैक्टीरिया की जो सेल पूरी कंप्लीट मशीनरी है उसको यूज करेगा और उसको यूज करके वो अपने ही न्यू फेज पार्टिकल्स को बनाएगा। और थर्ड बात जो उन्होंने बोली थी, तीसरी बात ये थी कि जितना भी न्यू फेज पार्टिकल्स बनेंगे वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर ही बनेंगे, और जब वो मेच्योर हो जाएंगे तो न्यू फेज पार्टिकल प्रोड्यूस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। और जब ये बन जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे और फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे न्यू फेज पार्टिकल, तब क्या होगा कि वायरस क्या करेगा कि उस बैक्टीरिया की सेल को लाइज कर देगा और जिसकी वजह से जो न्यू फेज पार्टिकल है वो आउटर एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये लाइटिक साइकिल जो काम करती है। और जब हर्शी एंड चेज ने ये चीज देखी थी तो उन्होंने ये बात बोली थी कि एक्चुअल में ये होता है। तो ये इनकी ये पूरी चीज को करने के लिए उन्होंने बेसिकली रेडियो लेबल्ड आइसोटोप यूज किए थे P32 एंड S35 का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो डीएनए और प्रोटीन के बीच में ये चीज कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये काम प्रोटीन कर रहा है या फिर डीएनए कर रहा है, तो ये चीज कंफर्म करने के लिए उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे जो डीएनए होता है उसके अंदर फास्फोरस मिलता है और जो प्रोटीन होता है वो उसमें सल्फर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इजी रहेगा कि अगर इसको रेडियो लेबल्ड कर लिया जाए तो ये इजीली कंफर्म किया जा सकता है। तो जब हम आगे फर्दर इसको स्टडी करेंगे तो ये जो भी चीज रेडियो लेबल्ड न्यू फेज पार्टिकल में और बैक्टीरियल सेल में मिलेगी, दैट मीन्स वही इंफॉर्मेशन जो है न्यू जनरेशन में लेके जा रही है। तो उन्होंने बेसिकली उनका जो मेन एम था या फिर जो की फीचर था एक्सपेरिमेंट का वो था रेडियो लेबल्ड करना। तो उन्होंने P32 एंड S35 रेडियो लेबल्ड आइसोटोप यूज किए थे
और इसे यूज करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने ई कोलाई का कल्चर लिया था, उसको उन्होंने रेडियो लेबल्ड P32 और S35 से कल्चर किया था, यानी कि मिक्स किया था। तो ये देखिए, ये उनकी पेट्री प्लेट है और यहाँ पर इन्होंने ई कोलाई में P32 और यहाँ पे S35 को मिक्स किया। अब जो कल्चर बनेगा उसको उन्होंने लेके, ये जो P32 एंड S35 का ई कोलाई का कल्चर है वो क्या है, वो रेडियो लेबल्ड है। वो कैसा हो गया, रेडियो लेबल्ड हो गया। अब उन्होंने इसे क्या किया, इन्होंने न्यू फेज पार्टिकल जो कि रेडियो लेबल्ड नहीं है, न्यू फेज पार्टिकल जो रेडियो लेबल्ड नहीं है, उससे क्या किया इन्होंने, रेडियो लेबल्ड ई कोलाई के कल्चर को इन्फेक्ट कराया। अब जब प्रोजेनीज बनेंगी, सिंपल है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल अभी जस्ट मैंने भी आपको बताया, तो वो क्या करेगा, जब बैक्टीरियोफेज जो है इस बैक्टीरिया रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियल सेल कल्चर के अंदर जाएगा, तो ये क्या करता है, अपनी प्रोजेनीज जब बनाएगा तो अपनी प्रोजेनीज या तो इसकी प्रोजेनी जो है P32 रेडियो लेबल्ड होंगी या फिर S35 रेडियो लेबल्ड होंगी, न्यू प्रोजेनी। अब क्या होगा, जो न्यू प्रोजेनी है जो रेडियो लेबल्ड है, इधर P32 और S35, ठीक है, यहां पर न्यू प्रोजेनी को, अब न्यू प्रोजेनी ली जाएगी और नॉन या फिर अनरेडियो लेबल्ड ई कोलाई कल्चर के साथ इसे इन्फेक्ट कराया जाएगा। यहां पर P32 एंड यहाँ S35, ठीक है। और ये क्या है, ये जो बैक्टीरिया का कल्चर है ये नॉन रेडियो लेबल्ड है, ठीक है, नॉन। अब इनका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जब बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया की जो सेल है उसका जब कल्चर, जब उसको मिक्स किया जाता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है, जिसमें बैक्टीरियोफेज जाके बैक्टीरिया की सेल पे अटैच होता है और यहाँ ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर करता है। तो हर्शी एंड चेज ने क्या किया, इस वाले कॉम्प्लेक्स के टाइम पर ही इसको इन्होंने ब्लेंड किया। अब उनको ब्लेंड करने का उनका पर्पस ये था कि वो चाहते थे कि जब बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हुआ है उसी वक्त इसको ब्लेंड करके सेपरेट कर लिया जाए, सो दैट ये बैक्टीरियोफेज का जो आउटर पार्ट है, यानी कि जो कोट वाला पार्ट है, जैसे हमने घोस्ट फेज कहा था, उसको वो अलग करना चाहते थे और बैक्टीरिया को अलग करना चाहते थे। क्योंकि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है, बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे ब्लेंडर में मिक्स करके उन्होंने शेयर फोर्स के थ्रू उसको सेपरेट आउट किया। अब जब सेपरेट आउट किया तो क्योंकि सेपरेट तो उन्होंने कर लिया, अब उसे अलग अलग करना है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करना है, यानी कि बैक्टीरियल सेल को अलग और जो घोस्ट फेज है उसको अलग कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक यूज की, उन्होंने वो सेंट्रीफ्यूज टेक्निक यूज की। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ कि साइज के अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट हो गए चीजें, और जब सेपरेट हुई तो जो बिगर पार्टिकल्स थे वो थे ई कोलाई के, वो अलग हो गए, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे यानी कि घोस्ट फेज के, हमने घोस्ट फेज इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये अब
सिर्फ प्रोटीन का कोट है, यानी कि जो उसका हेड है वो है, टेल है, बस इतना ही पार्टिकल है। तो ये एक्चुअल में जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो ऑलरेडी ये ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर चुका है। अब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर हुए तो ये, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो बहुत क्विक है, तो इसने क्या किया, इसने न्यू फेज पार्टिकल्स बना लिए। अब जब सेंट्रीफिकेशन होता है, बिग पार्टिकल्स को सेपरेट आउट किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट किया जाता है। तो जब उन्होंने ई कोलाई को स्टडी किया और उन्होंने इसके रेडियो लेबल्ड चीज पढ़ी, तो उन्होंने बोला कि ज्यादातर ना P32 मिला, यानी कि बैक्टीरियल सेल न्यू फेज पार्टिकल्स में आगे बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर जो फेज पार्टिकल है उसके अंदर P32 मिला, रेडियो लेबल्ड। दैट मींस क्योंकि उन्होंने तो दोनों तरह का यूज किया था, उन्होंने S35 भी यूज किया था, P32 भी यूज किया था। अब क्योंकि P32 जो फास्फोरस है ये डीएनए के अंदर मिलता है, और सीधी सी बात है, अगर बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड वो अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता तो उस वक्त क्या होता, S35 भी उनको रेडियो लेबल्ड मिलता, बट उनको मेजॉरिटी में उनको P32 ही उन्हें मिला। दैट मीन्स कि ये जो P32 है ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था। दैट मीन्स कि डीएनए ही है जो ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन को और न्यू फेज पार्टिकल्स को बना रहा है। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये इंटरप्रेट किया, उन्होंने ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, और बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए, थोड़ा डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, जहां पर न्यू फेज पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं, और जिसके अंदर उन्होंने P32 जो रेडियो लेबल था उसके थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करके बताया कि यस, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब क्योंकि इनका ये एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था, और उस दौरान बहुत सारे, एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है किसी भी टॉपिक पे, तो वहां पे उसको क्रॉस चेक करने के लिए और अदर भी साइंटिस्ट जो है सेम तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जिसका भी बेस्ट होता है, जो भी पेपर पब्लिश होते हैं और जो एक्चुअल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो जाते हैं, उनकी ही इंफॉर्मेशन यहाँ बुक्स में हमें दी होती है। तो जब हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो इनका एक्सपेरिमेंट जो है फुल्ली मतलब जो एक्चुअल वो ये कहना चाहते थे कि डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है 100% जो है प्रूवन था, और इनका एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ था और लोगों ने बहुत एडमायर किया था इस चीज को। अब जो और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे वो भी बेसिकली इसी टॉपिक पे थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, क्योंकि एक्चुअल क्या था, यहां पर इन्होंने वायरस यूज किया था और इकोलाई यूज किया था आगे, और क्योंकि उन्होंने कंप्लीट बैक्टीरिया की सेल को लिया था और उन्होंने उसको बेसिकली जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज जो है सेल वॉल पे अटैच होता है, तो कुछ साइंटिस्ट ने इसी टेक्निक को आगे फर्दर बढ़ाते हुए एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसे ट्रांसफेक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको हटाया गया था, और तब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, क्योंकि मे बी शायद उनका ये मानना था कि सेल वॉल की वजह से जो बैक्टीरियोफेज है वो उसका प्रोटीन कोट सेल के, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं जा पाता है, और वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आउटर बैरियर ही हटा दें और जो सेल वॉल है अगर उसे ही रिमूव कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बैक्टीरियोफेज जब उसे इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल सेल को, तो हो सकता है कि पूरा कंप्लीट फेज पार्टिकल बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करे। उस वक्त कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि प्रोटीन कोड इंफॉर्मेशन को न्यू फेज पार्टिकल की इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए यूज हो, या फिर जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो यूज हो। तो एक्चुअली इनके हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को भी क्रॉस चेक किया गया था, और इस जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मैं आपको कराऊंगी वो है ट्रांसफेक्शन एक्सपेरिमेंट, और उसको भी उन्होंने जो है सेम तरह से ही परफॉर्म किया था, बट उसमें उन्होंने सेल वॉल रिमूव किया था। तो 1957 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ट्रांसफेक्शन नाम का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ई कोलाई के सेल वॉल को रिमूव किया गया था, जस्ट टू कंफर्म कि कहीं सेल वॉल की वजह से तो नहीं है कि बैक्टीरियोफेज सेल बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है। तो इसमें
ट्रांसफेक्शन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ई कोलाई का कल्चर लिया और उसको लाइसोजाइम नाम के एंजाइम के साथ ट्रीट किया। अब लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम बेसिकली जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल रप्चर्ड हो जाती है। अब देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब आपको सेल वॉल कराया था तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि किस तरह से, या फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो सेल वॉल है वो बेसिकली बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एडवर्स कंडीशन या फिर एनवायरमेंट से। तो उस वक्त मैंने आपको एक टर्म बताई थी, स्फेरो तो वहां पे मैंने एक टर्म बताई थी आपको जिसे कहा गया था स्फेरोप्लास्ट या फिर प्रोटोप्लास्ट। स्फेरोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट बेसिकली एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि जब बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल को रप्चर्ड कर दिया जाता है तो बचता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म और जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? उसकी प्रोटेक्शन करेगा, यानी कि अब सेल बैक्टीरियल सेल की जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस तरह के जो बैक्टीरियल सेल है उसे हम स्फेरोप्लास्ट या फिर प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1957 में, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि इसको स्फेरोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट किया था और अब उन्होंने उसको चेक किया था कि क्या अब अगर इसको बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया जाए तो क्या एक्चुअल में वही रिजल्ट आएगा जो हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में आया था। और उन्होंने एक और चीज की थी कि उन्होंने जो वायरल पार्टिकल्स है यानी कि जो बैक्टीरियोफेज थे उनके पार्टिकल्स को उन्होंने एक तरह से सेपरेट कर करके, मतलब हेड यानी कि प्रोटीन का पार्ट उन्होंने अलग किया था, टेल और जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उन्होंने कंप्लीट बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल को भी उन्होंने रप्चर्ड करके क्या बोलते हैं उसे, अलग अलग टुकड़ों में उसको इस्तेमाल किया था। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने बैक्टीरियोफेज को भी उन्होंने रप्चर्ड कर दिया था और वो ये चीज कंफर्म करना चाहते थे कि क्या कंप्लीट इंटेक्ट बैक्टीरियोफेज जो है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए केपेबल है या फिर रप्चर्ड जो बैक्टीरियोफेज है वो भी इस काम को कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई का कल्चर उन्होंने जो रप्चर्ड या फिर जो सेपरेट पार्टिकल्स थे बैक्टीरियोफेज के उसके साथ उन्होंने मिक्स किया। अब ये ई कोलाई जो है ये भी स्फेरोप्लास्ट है, यानी कि इसका जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उन्होंने ये चीज देखी और काफी शॉक्ड हुए कि जो रप्चर्ड बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स भी थे उन्होंने भी क्या किया था, न्यू फेज पार्टिकल्स को बना दिया था। और जबकि ई कोलाई जो कि स्फेरोप्लास्ट है यानी कि सिर्फ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्टिल कंप्लीट वही प्रोसेस हुआ था जो हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में हुआ था। और उन्होंने ये चीज बोली थी कि जरूरी नहीं है कि बैक्टीरियोफेज इंटेक्ट होना चाहिए तभी वो इन्फेक्शन कॉज करेगा या फिर सेल वॉल होनी चाहिए तभी ये प्रोसेस होगा। अगर आप सेल वॉल रिमूव भी कर देते हो, बैक्टीरियोफेज को भी रप्चर्ड फॉर्म में यूज करते हो, तभी भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे फर्दर क्या करेगा, ये न्यू फेज पार्टिकल्स को बना देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। एक और सिमिलर तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज, डिफरेंट तरह का बैक्टीरियोफेज यूज किया था। 5X17
4। उन्होंने इस तरह का बैक्टीरियोफेज यूज किया था और ये बैक्टीरियोफेज काफी स्मॉल है। स्पेशल बात ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी कि हमें पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट यहाँ पे ये जो फेज पार्टिकल है 5X174, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जस्ट टू क्रॉस चेक कि एक्चुअल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस काम को करेगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करेगा, क्योंकि वायरस के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये मैं आने वाले लेक्चर में आपको कराऊंगी कि अभी तक हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी कर रहे हैं। हमने वायरस पढ़ लिया, हमने प्रोकैरियोटिक सेल का पढ़ लिया कि किस तरह से बैक्टीरिया को यूज किया गया अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे बैक्टीरिया में पता लग रहा है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बट आगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी यही सेम ऐसा होता है या नहीं होता है कि क्या यूकैरियोटिक सेल का भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या कुछ और है? तो वो भी एक्सपेरिमेंट्स आगे हुए थे और मैं आने वाले लेक्चर में आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज 5X174 के अंदर पाया जाता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको इन्होंने कहा कि, और ये स्मॉल भी बहुत है, 538 न्यूक्लियोटाइड ही लॉन्ग इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि बहुत छोटा सा है। तो इसको भी इन्होंने स्टडी किया था, और जब इन्होंने इसे स्टडी किया था तो इन्होंने देखा कि इसने भी क्या किया था, कंप्लीट न्यू फेज पार्टिकल्स को बनाया था। सब में सेम यही प्रोसेस था कि क्योंकि बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया के साथ ही इन्फेक्ट करा के इसको किया जाएगा। चाहे आप इसको बैक्टीरियोफेज को भी टुकड़ों में तोड़ दीजिए, देन उसके बाद इकोलाई के कल्चर के साथ आप इसे इन्फेक्ट कराइए, तभी भी न्यू फेज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं खराब किया गया, उसका जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट है। जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट है, चाहे भले और प्रोटीन को टेल और उसका टेल फाइबर या उसकी नेक जो भी है सब आप खराब कर दीजिए, बट अगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट है तो वो ये सेम प्रोसेस करेगा, न्यू फेज पार्टिकल्स को बनाएगा। तो यहां पर भी एक्चुअल में इसको देखकर उन्होंने कहा कि सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी उसने न्यू 5X174 बैक्टीरियोफेजेस को प्रोड्यूस कर दिया और कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुए हैं। दैट मींस जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो कि न्यू फेज पार्टिकल को बनाने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहां से फुल कंफर्मेशन हो गया था, और इस तरह का यानी कि इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो जरूरी है, ना कि कंप्लीट बैक्टीरियोफेज। तो ये चीज भी कंफर्म हो गई थी, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफेक्शन एक्सपेरिमेंट कहा गया था, और इससे ये चीज कंफर्म हो गई थी। तो आगे फर्दर जो है मैं न्यू जो वीडियो है नए जो एक आगे जो फर्दर मैं वीडियो आपको दूंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो यूकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्योंकि अभी तक प्रोकैरियोटिक सेल ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्दर साइंटिस्ट के दिमाग में ये भी आया था कि क्या यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट तरह का प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है एज कंपेयर टू यूकैरियोट थोड़ी सिंपलर है, उसका जो पूरा मैकेनिज्म है ये सिंपलर है, बट यूकैरियोटिक सेल्स काफी कॉम्प्लेक्स तरह के सेल्स होते हैं, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल प्रॉपर सेल ऑर्गेनिल होता है। जेनेटिक मटेरियल भी जो है कंप्लीट एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर यूं ही स्कैटर्डली सेल में होता है, न्यूक्लियोइड होता है जो इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल है। तो सारी चीजें स्टडी की गई थी, सब कुछ ये चीज कंफर्म करने के लिए कि यस यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये मैं अपने आने वाले लेक्चर में आपको करवाऊंगी। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।